आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसमें राजा नगर और किसान में हमने ग्रामीण व्यवस्था, मौर्य प्रशासन पर चर्चा कर ली और अब हम पढ़ रहे हैं वहाँ की नगरीय व्यवस्था और व्यापार। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक जो नगर फैले हुए थे वो अधिकतर महाजनपदों की राजधानियाँ थी, जिनमें अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की, जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा, एक नदी के किनारे फैला हुआ भूभाग था। दूसरा है उज्जैनी, ये स्थल मार्ग के किनारे था और यहाँ से व्यापारिक दृष्टि से ये उन्नत अवस्था में था। फिर आता है पुहार, जो दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे फैला हुआ महाजनपद था, उसकी राजधानी थी। तो ये आए नगर। अब उन नगरीय जनसंख्या में जो शिल्पकार थे, संभ्रांत वर्ग यानी उच्च वर्ग था, जमींदार वर्ग था, उनकी क्या स्थिति थी? तो अधिकांश जो राजा और रजवाड़े थे यानी वो कुलीन वर्ग था, वो रहते थे किलेबंद दुर्ग में रहा करते थे और वहाँ की जानकारी हमें अवशेषों के आधार पर खुदाई में जो मिले हैं वहाँ से मिलती है। लेकिन वर्तमान में जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो पूर्णतया वहाँ की खुदाई हड़प्पा की तरह नहीं संभव हो पाई है, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ चमकदार वस्तुएं मिली है, जिनके आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि ये जिन बर्तनों का, जिन दैनिक वस्तुओं का उपयोग किया करते थे, उन पर किसी चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है। इसीलिए इनकी संस्कृति को कृष्ण मार्जित पात्र संस्कृति भी कहा गया है। यानी 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। धीरे धीरे अब क्या हुआ कि वहाँ उच्च वर्ग जो है वो वर्चस्व में आया। इनका प्रयोग माना गया कि सामान्य लोग नहीं बल्कि जो ऊंचे दर्जे के लोग थे, संपन्न लोग थे, वो किया करते थे। इनके साथ साथ सोना, चांदी और अन्य जो धातु है, उन उपकरणों का भी मिलना इसी बात को संकेत करता है कि इस काल में उच्च वर्ग था और वो इनका प्रयोग किया करता था। इसी के साथ साथ अब धीरे धीरे दूसरी शताब्दी के आसपास, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कुछ दान देने के अभिलेख, दानात्मक अभिलेख मिले हैं, जिनके अंतर्गत व्यवसायों की सूची है। और व्यवसाय कौन कौन से, जैसे धोबी है, बढ़ई है, इस तरह के जो कारीगर हैं, इनके व्यवसायों की सूची मिली है और इनके आधार पर ये अनुमान लगाया गया, क्योंकि उस पर नाम लिखे हुए हैं उन पर, कि ये दान इन संघों ने, इन व्यवसायों के जो मालिक थे उन्होंने इनको दान में दिया होगा। अब बात करते हैं ये आगे कारीगर और इन नगरीय जनसंख्या की बात। अब बात करें व्यापार की, कि इस काल में व्यापार कितना उन्नत था, कहाँ से व्यापार होता था। तो सबसे पहले बात करें स्थल मार्ग की। स्थल मार्ग जो है वो मध्य एशिया से, ये तो था स्थल मार्ग जहाँ से व्यापार होता था, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार भी दोनों इसमें शामिल थे। दूसरा आता है समुद्र मार्ग। समुद्र मार्ग है जो पश्चिम साइड में अरब सागर की ओर से व्यापार होता था और इनकी व्यापारिक स्थिति उन्नत थी। अब बात आती है पश्चिम के बाद पूर्व की, कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी से चीन में व्यापार होता था, चीन के साथ, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में जल मार्ग के द्वारा इस काल में व्यापार होता था। अब व्यापार के साथ साथ ये काफिले में चलते थे, व्यापारी अपना सामान ढोते, तो इनके साथ घोड़े गाड़ियां भी होती, ग्रुप में चलते, खच्चर होते, उनका सामान वगैरह सभी। तो इन ग्रुप में एक नाम आता है व्यापारियों को, तमिल भाषा में कहा गया मसत्थुवन। तमिल भाषा में ये शब्द मिलता है व्यापारियों के लिए। अब बात आती है, एक और नाम मिलता है प्राकृत भाषा में सतवाहा या सार्थवाहा कहा गया है। ये भी व्यापारिक काफिलों का नाम मिलता है, इसी को कहा गया है। सेठी भी, जो वर्तमान में भी प्रचलित है, ये भी व्यापारियों के लिए एक शब्द आया है। अब बात आते हैं, ये तो है व्यापारी। इन व्यापारियों की व्यापारिक श्रेणियां भी होती थी, ग्रुप होते थे, और ये इन्हीं के आधार पर जो दानात्मक अभिलेख मिले हैं, इन्हीं के आधार पर इन श्रेणियों का उल्लेख होता है कि ये आपस में मिल करके व्यापार किया करते थे। और व्यापार, देशी व्यापार किन किन के साथ था? पाटलिपुत्र, राजगीर, तक्षशिला, ये मुख्य व्यापारिक केंद्र उस समय रहे हैं।
अब आती है विदेशी व्यापार की बात। विदेशी में चीन के साथ व्यापार होता था, श्रीलंका, ईरान, इनके साथ व्यापार किया जाता था। चीन से रेशम का व्यापार होता था और ईरान के साथ मोती का, यानी आपस में इनका वस्तु विनिमय होता रहता था। अब बात आती है इनकी व्यापारिक स्थिति, और उसके साथ साथ सिक्के उस समय प्रचलन में आ गए थे। जब व्यापार हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ा, तो इसके साथ साथ सिक्के भी अस्तित्व में आए। इन सिक्कों को कहा गया आहत सिक्के, जो 6th सेंचुरी BC में मिले। आहत सिक्के क्या होते थे कि किसी भी राजा का नाम, उसकी तिथि या उपलब्धि जो भी है, उसको रख करके उस पर हथौड़े से वार किया जाता था, यानी वो ठप्पा उस पर लगाया जाता था चोट मारकर, तो इसे कहा गया आहत सिक्के। और ये तांबे के, इसके अलावा चांदी के, कई धातुओं के 6th सेंचुरी BC में देखने को मिलते हैं। अब बात आती है सिक्कों का इतिहास क्या है, यानी सिक्कों ने भी कैसे प्रोग्रेस की। सबसे पहले लेख युक्त सिक्के चले, वो चलाए हिंद यूनानियों ने, इंडो ग्रीक ने, जिन्होंने 2री शताब्दी में भारत में राज किया या शासन किया। इन्होंने चलाए, जिस पर राजा का नाम, उसके साथ तिथि जो थी या उनकी उपलब्धियां देखने को मिलती है। अब बात आता है सोने के सिक्के। सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए, कुषाण शासक, जिसमें हमने प्रसिद्ध शासक कनिष्क का नाम पढ़ा है। और सोने के सिक्के विम कड़फिशस ने चलाए। अब यहाँ सिक्कों का प्रचलन हो गया, सोने के सिक्कों का प्रचलन हो गया, लेकिन सोने भव्य रूप में या फिर उनका मानक ज़्यादा था, अधिक भारी सोने के सिक्के जो मिले हैं वो गुप्त शासकों के मिले हैं, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त का नाम हमें मिलता है। तो गुप्तों ने भव्य और बड़े सोने के सिक्के चलाए। इसके साथ साथ तांबे के सिक्कों का भी प्रचलन अधिक संख्या में जो मिला है वो है योधेय गणराज्य में, और योधेय राज्य था पंजाब और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। अब बात आती है कि ये सिक्कों का जो प्रचलन था, ये सिक्के प्रचलन में रहे, लेकिन धीरे धीरे सिक्के जैसे जैसे हम आगे सालों में गए, वहाँ सिक्के मिलने कम हो गए। तो इससे ये अनुमान लगाया गया, ये निष्कर्ष निकाला इतिहासकारों ने, सिक्के कम हो गए, इसका मतलब इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो गई, व्यापार शायद कम हो गया होगा, इसीलिए इन सिक्कों का प्रचलन भी है वो कम हो गया। और इसी के साथ साथ या फिर ऐसा हो गया होगा कि इन सिक्कों का, सोने के सिक्कों का संग्रह कर लिया गया हो, वस्तु विनिमय बढ़ गया हो, तो ये कारण इनके व्यापार के ह्रास का भी सूचक है, यानी कि व्यापार में कमी होने की भी दर्शाता है। तो ये बात हुई हमारे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल में नगरीय प्रशासन की, नगरीय जनसंख्या की, वहाँ के व्यापार की। अब इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है, और इसके साथ साथ हमारे चैप्टर के अंत में एक सूची दी गई है। तो हम अगले इसी में क्रम में हम उस सूची पर एक बार चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इसका क्रमिक इतिहास का क्रमिक विकास दिया गया है, जिस पर चर्चा करना जरूरी है। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अभी सूची के साथ। चलिए हम नज़र डाल लेते हैं पाठ के जो लास्ट में दी गई सूची है, जिसमें इतिहास का पूरा कालक्रम दे रखा है। तो आइए, सबसे पहले यहाँ दे रखा है कि लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक धान की रोपाई हो गई। उसके साथ साथ गंगा घाटी में नगरीकरण देखने को मिला। यहाँ लोहे का प्रयोग हुआ, हमने पढ़ा। लोहे के प्रयोग के बाद इसी शताब्दी के दौरान यहाँ आहत सिक्के चलाए गए, जो चांदी और तांबे के मिले हैं। उसके बाद बात यहाँ आती है 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक की, जिसके अंतर्गत मगध सत्ता कायम हुई। मगध पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया और मगध का विस्तार हुआ, विकास हुआ। इसी के बाद लगभग बात करें 327 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक, जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, पहला विदेशी आक्रमण ये था, यूनानी था सिकंदर, जिसने 326-27 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया।
और इसी के साथ इसने राजा पोरस को हराया वितस्ता के युद्ध, झेलम के युद्ध में, जिसे यूनानी भाषा में हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। अब बात करें 321 ईसा पूर्व की, तो ये हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और इसी के साथ साथ 272 वही हमने अध्ययन किया 272 और 268 जो टाइम पीरियड का अंतर जो है, वहां से उसने लेकर 268 से 231 ईसा पूर्व तक अशोक का साम्राज्य रहा। उसके बाद 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और मौर्य साम्राज्य का अंत अंतिम सम्राट बृहद्रथ को शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने हरा करके शुंग वंश की नींव रखी और मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईसा पूर्व में कर दिया। अब बात आती है उसके अगले बिंदु की। यहाँ लगभग 200 से लेकर 100 ईसा पूर्व का दे रखा है, जिसमें पश्चिम भारत में, दक्षिण में अलग अलग राजवंश आए, जिसमें पश्चिम भारत में शक, दक्षिण भारत में हमने पढ़ा चोल, चेर और पांड्या, और उसी के साथ साथ सातवाहन, दक्कन में सातवाहन राजवंश जो है वो अस्तित्व में आया और इन्होंने शासन किया। अब बात आती है लगभग 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक की। ईसा पूर्व यहाँ समाप्त हो गया, अब यहाँ ईस्वी स्टार्ट हो गया है, जिसमें पश्चिम उत्तर भारत में शकों का शासन रहा। और शक कौन थे? मध्य एशिया से आने वाले लोग जिन्होंने भारत पर शासन किया और इन्होंने रोम के साथ इनका व्यापार हुआ और सोने के सिक्के चलाए, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आता है लगभग 78 ईसा ईस्वी में, जिसमें कनिष्क महान का नाम आता है, जिसने शक संवत चलाया और इसका शासनकाल रहा 78 ईसा पूर्व से। अब अगली बात करते हैं 100 से लेकर 200 ईसा ईस्वी की, जिसमें सातवाहनों का जिसमें हमने पढ़ा भूमिदान का उल्लेख मिलता है और इसी के साथ साथ शक शासकों के भी भूमि को दान करने, अग्रहार की प्रथा को चलाने वाले थे ये, इनका अभिलेखीय प्रमाण यहाँ उपलब्ध होता है। अब उसके बाद एक अगला जो आता है वो है महान राजवंश, जिसकी हम बात करें 320 ईस्वी में गुप्त की चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की नींव रखी और 319-20 में और इन्होंने गुप्त संवत भी चलाया 319 ईस्वी में। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त, जिसके बारे में हमने चर्चा की। इनका साम्राज्य जो रहा वो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक रहा और इनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके समय में समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, इलाहाबाद प्रशस्ति, वो प्रसिद्ध रही। हरिशेन ने उसको लिखा। इसी के साथ साथ समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। कविराज की उपाधि इन्होंने ली थी। उसके बाद अगला हम बात करें समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम, जिन्होंने 375 से लेकर 415 ईस्वी तक शासन किया। और इसी के साथ साथ दक्षिण में, दक्कन में वाकाटक साम्राज्य की बात आती है और इन वाकाटक साम्राज्य जो है वो लगभग 3री शताब्दी 3री ईस्वी से लेकर के और 6ठी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया वाकाटकों ने। और हमने एक नाम पढ़ा था प्रभावती गुप्त का, जो इन्हीं की पुत्री थी और इसी के साथ साथ वाकाटकों के यहाँ का वो ब्याही हुई थी, उसकी शादी वाकाटकों के वहाँ की हुई थी और उसी का अभिलेख जो है दंगुन अभिलेख के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब बात आती है 500 से लेकर 600 ईस्वी की, जिसमें कर्नाटक में चालुक्यों का उदय हुआ और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ। और 606 से लेकर 647 तक राजा हर्षवर्धन का नाम आता है, क्योंकि अब 600 के बाद में मगध का अंत हो गया, पतन हो गया और मगध के बाद अब आ जाता है कन्नौज और कन्नौज की जो समृद्धि है वो ज़्यादा हुई और उसी में आता है नाम हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन ने यहाँ शासन किया और इसी में आता है चीनी यात्री वेनसांग का नाम, जिसने भारत की यात्रा की, भारत में रहकर शिक्षा अर्जित की और सी यू की नाम की किताब भी उसने यहाँ भारत के विवरण को लेकर के लिखी थी।
अब इसी के साथ अंतिम जो आ जाता है लगभग 712 में, जिसमें अरबों के आक्रमण प्रारंभ हुए और सबसे पहला आक्रमण, सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, राजा दाहिर पर, जिसे रावर का युद्ध भी कहा जाता है। सिंध पर आक्रमण राजा दाहिर के साथ। तो ये यहाँ समाप्त होती है हमारे इस पाठ के जो कालक्रम की सूची दे रखी थी वो। आप इसको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम अपने नए अध्याय और अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।